नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलोसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर फिलोसफी के फर्स्ट पेपर को पढ़ाऊंगी जो है तर्कशास्त्र लॉजिक। और आज का हमारा विषय है परंपरागत विरोध वर्ग, ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। लॉजिक से रिलेटेड अपने पिछले कुछ वीडियोस में मैंने निरुपाधिक तर्क वाक्य यानी कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस पर बात की है। 4 प्रकार के मानक आकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य हम पढ़ चुके हैं। पहला सर्वव्यापी भावात्मक यानी कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन। दूसरा सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य यानी यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन। तीसरा अंशव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य यानी पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रपोजिशन। और चौथा अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य यानी पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन। ये जो 4 प्रकार के मानक आकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य हैं, इनको इंग्लिश के कैपिटल AEIO में व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव सर्वव्यापी जो भावात्मक वाक्य उसके लिए A यूज करते हैं, जो सर्वव्यापी निषेधात्मक है यानी कि जो यूनिवर्सल नेगेटिव है उसके लिए E करते हैं, और जो अंशव्यापी भावात्मक है यानी कि जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव है उसके लिए I, और जो अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य है यानी कि जो पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन है उसके लिए O। तो ये AEIO जो है वो प्रतीक यूज किए जाते हैं 4 प्रकार के मानक आकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य के लिए। फिर हमने बात करी कि ये जो 4 प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य हैं उसमें गुण क्या है, परिमाण क्या है और व्याप्ति क्या है, यानी क्वालिटी, क्वांटिटी और डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात की थी। आज हम पढ़ रहे हैं इनसे संबंधित परंपरागत विरोध वर्ग को। दरअसल मानक आकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य एक ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले होकर भी, यानी कि एक ही उद्देश्य और विधेय वाले होकर भी एक दूसरे से गुण या फिर परिणाम या दोनों में ही भिन्न हो सकते हैं। प्राचीन तर्कशास्त्रियों ने इस प्रकार की भिन्नता को विरोध नाम दिया था और विभिन्न प्रकार के विरोधों से कुछ सख्त संबंध स्थापित किए थे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, परंपरागत विरोध वर्ग का एक चित्र सा मैंने बनाया है। इसमें अरस्तु के द्वारा दिया गया जो वर्ग है उसमें AEIO तर्क वाक्यों के बीच विरोध संबंधों को स्पष्ट किया गया है। 4 प्रकार के जो प्रपोजिशन हैं, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है AEIO, ये 4 कोनों पर स्थित है। A, E, I, O। अब इन चारों में किस किस प्रकार का विरोध संबंध है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला है व्याघाती संबंध। आप देख पा रहे हैं कि A और O में व्याघाती संबंध है, ऐसे ही E और I में व्याघाती संबंध है। A और E में विपरीत संबंध है, जबकि I और O में उपविपरीत संबंध है। इसी प्रकार A और I में उपाश्रयन का संबंध है और E और O में भी उपाश्रयन का संबंध है। अब ये क्या क्या संबंध हैं, कौन कौन से ये संबंध हैं? व्याघाती, विपरीत, उपविपरीत, उपाश्रयन, इनका अर्थ क्या है, इसे हम विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है व्याघाती संबंध, कंट्राडिक्टरी। 2 तर्क वाक्य तब व्याघाती होते हैं या कंट्राडिक्टरी होते हैं जब एक तर्क वाक्य दूसरे का खंडन करता है। खंडन करने का अर्थ है कि जब दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते और ना ही दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि एक तर्क वाक्य दूसरे का खंडन करता है, इसलिए दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते और ना ही दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। स्पष्ट है कि मानक आकार के 2 तर्क वाक्य जो एक ही उद्देश्य और विधेय पद वाले हों, लेकिन जो गुण और परिमाण दोनों ही में एक दूसरे से भिन्न हो, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही एक दूसरे से भिन्न है,
वो परस्पर व्याघाती जो है वो कहलाते हैं। जैसे आप देखेंगे ए और ओ, ई और आई, ये परस्पर व्याघाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो ए है वो सर्वव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य है, जबकि जो ओ है वो अंशव्यापी निषेधात्मक है। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही व्याघाती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये दोनों एक साथ सत्य हो जाएं यानी ट्रू हो जाएं, या एक साथ असत्य हो जाएं यानी फॉल्स हो जाएं। अगर एक सत्य है तो दूसरा असत्य होगा, और अगर एक असत्य है तो दूसरा अवश्य सत्य होगा। तो ये जो व्याघाती संबंध है वो आप देख पा रहे हैं ए और ओ में और ई और आई में है, क्योंकि इन दोनों में ही जो है वो गुण और परिमाण की दृष्टि से अंतर है। दूसरा जो संबंध है जिस पे हम बात करेंगे वो है विपरीत संबंध, कंट्ररी। दो तर्क वाक्य तब विपरीत कहे जाते हैं जब वे दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, यद्यपि दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। यानी कि ऐसे दो तर्क वाक्य विपरीत कहे जाएंगे जो एक साथ सत्य तो नहीं होंगे, ट्रू तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ एक साथ असत्य हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं। पारंपरिक विचार के अनुसार एक ही उद्देश्य और विधेय वाले किंतु गुण में भिन्न जो सर्वव्यापी तर्क वाक्य हैं वो विपरीत हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक ही उद्देश्य विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो एक ही है। चारों प्रकार के संबंधों में आप ध्यान रखें कि मैं जिसकी बात कर रही हूँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो एक ही है, लेकिन गुण में भिन्न है। ऐसे सर्वव्यापी तर्क वाक्य आप जानते हैं, सर्वव्यापी तर्क वाक्य दो हैं, ए और ई। सर्वव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन, और सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन। तो ये जो दोनों सर्वव्यापी तर्क वाक्य हैं, लेकिन हैं ये दोनों गुण की दृष्टि से भिन्न, एक भावात्मक है और दूसरा निषेधात्मक है, हैं ये दोनों ही यूनिवर्सल सर्वव्यापी। तो इनमें आपस में विपरीत संबंध है। इनके साथ ऐसा है कि ये एक साथ सत्य नहीं हो सकते, लेकिन ये एक साथ असत्य हो सकते हैं। तीसरा प्रकार का जो संबंध है वो है उपविपरीत, या जिसे कहते हैं विरुद्ध, सब कंट्री। दो तर्क वाक्य उपविपरीत या विरुद्ध तब कहे जाते हैं जब दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते, यद्यपि दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं। अब देखिए ये विपरीत के जस्ट अपोजिट है, उपविपरीत या विरुद्ध, जो ये कहता है कि दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते, फॉल्स नहीं हो सकते, लेकिन दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं। जबकि हमने जब विपरीत पढ़ा तो मैंने आपको बताया कि वो दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ असत्य हो सकते हैं। तो पारंपरिक विचार के अनुसार एक ही उद्देश्य और विधेय वाले, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो एक ही है ऐसे, लेकिन गुण में भिन्न जो अंशव्यापी तर्क वाक्य हैं वो उपविपरीत या विरुद्ध होते हैं। इस प्रकार जो आई और ओ तर्क वाक्य हैं वो उपविपरीत या विरुद्ध हैं। इस प्रकार जहां विपरीत में गुण में भिन्न सर्वव्यापी तर्क वाक्य यानी ए और ई विपरीत संबंध वाले थे, वहीं यहाँ उपविपरीत या विरुद्ध में एक ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, लेकिन गुण में भिन्न जो अंशव्यापी तर्क वाक्य, और अंशव्यापी आप जानते हैं दो ही हैं, आई और ओ। तो आई और ओ गुण में भिन्न है, लेकिन हैं ये दोनों अंशव्यापी। इनमें उपविपरीत संबंध होता है, और उपविपरीत संबंध कहने का अभिप्राय ये है कि ये दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ सत्य हो सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों ही फॉल्स हो जाएं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि दोनों एक साथ ट्रू हो जाएं। चौथे प्रकार का जो संबंध जिस पे हम बात करेंगे वो है उपाश्रयन का संबंध, जिसमें दो पद हैं, उपाश्रय और उपाश्रित। तो एक ही उद्देश्य और विधेय वाले, गुण की दृष्टि से भी समान लेकिन परिमाण की दृष्टि से भिन्न दो तर्क वाक्यों में उपाश्रयन का संबंध है। यानी वही बात है, जैसा मैंने कहा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो चारों में एक ही प्रकार का है। उसमें अगर गुण की दृष्टि से तो समान है, यानी अगर भावात्मक है तो भावात्मक ही है, निषेधात्मक है तो निषेधात्मक ही है, लेकिन परिमाण की दृष्टि से यानी क्वांटिटी की दृष्टि से अगर दो भिन्न वाक्य हैं, तर्क वाक्य, उनमें उपाश्रयन का संबंध होता है। जैसे अगर आप देखें तो ए में और आई में, ऐसे ई में और ओ में उपाश्रयन का संबंध होता है। ऐसी स्थिति में जो यूनिवर्सल तर्क वाक्य है, जो सर्वव्यापी तर्क वाक्य है, जैसे अगर मैं बात करूं ए और आई के संबंध की, तो जो ए है उसको उपाश्रय कहेंगे, और जो अंशव्यापी तर्क वाक्य है यानी कि आई, उसे कहते हैं उपाश्रित। इसी प्रकार जो ई तर्क वाक्य है उसे कहेंगे उपाश्रय क्योंकि वो सर्वव्यापी है, और जो ओ तर्क वाक्य है उसे कहेंगे उपाश्रित क्योंकि वह अंशव्यापी है।
ऐसा माना जाता है कि उपाश्रय में जो उपाश्रय है वो उपाश्रित को अपने में अंतर्भूत किए रहता है। इसका कहने का अर्थ ये है कि जो उपाश्रय है अगर वो सत्य है तो उस पर उपाश्रित डिपेंडेड है, वो उसमें सम्मिलित है, तो उपाश्रित भी अवश्य सत्य होगा। अगर उपाश्रित सत्य यानी जैसे अगर ए सत्य है तो उस पर उपाश्रित अंतर्भूत किए हुए हैं, तो यानी कि आई भी सत्य होगा। अगर ई सत्य है तो ओ भी सत्य होगा। लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता, यानी कि उपाश्रित के सत्य होने पर उपाश्रय का सत्य होना आवश्यक नहीं है। यानी कि अगर आई सत्य है तो ए सत्य हो ऐसा जरूरी नहीं है, ओ सत्य हो तो ई सत्य होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये इस प्रकार के जो विरोध संबंध है वो हमने पढ़े। अगर मैं इसे एग्जाम्पल से समझाऊं तो शायद आपको समझना आसान ज्यादा हो। ए ई आई ओ ये जो 4 तर्क वाक्य हैं, हम एक तर्क वाक्य मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि सभी मनुष्य ईमानदार हैं, है ना, ये ए टाइप का है। कोई मनुष्य ईमानदार नहीं है, ये ई टाइप का है। कुछ मनुष्य ईमानदार है, ये आई टाइप का है। और कुछ मनुष्य ईमानदार नहीं है, ये ओ टाइप का है। अब आप परंपरागत विरोध वर्ग के 4 कोणों पे इसको रख के समझने का प्रयास करें। जब मैं कहती हूं कि ए और ओ में व्याघात संबंध है, ये कंट्राडिक्शन है, एक दूसरे के एकदम जिसे कहते हैं ना दृढ़ विरोधी, कट्टर विरोधी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ए और ओ एक साथ सत्य हों या एक साथ असत्य हों। कहने का अभिप्राय है कि हम ये नहीं कह सकते कि सभी मनुष्य ईमानदार हैं और ओ टाइप कुछ मनुष्य ईमानदार नहीं है। ये दोनों एक साथ सत्य हो ही नहीं सकते। या तो एक सत्य होगा तो दूसरा असत्य होगा, एक असत्य होगा तो दूसरा सत्य होगा। हम ये आराम से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अगर आपको दिया हुआ है कि ए जो है वो सत्य है, ट्रू है, तो आप आराम से उससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ओ जो है वो असत्य होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में व्याघाती संबंध है, साथ में सत्य असत्य होना संभव ही नहीं है। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि अगर ई सत्य है तो जो आई है वो अवश्य ही जो है वो असत्य होगा, क्योंकि ई और आई में व्याघात संबंध है। दोनों एक साथ सत्य या फिर दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते। कहने का अभिप्राय है कि कोई भी मनुष्य ईमानदार नहीं है, ई टाइप, और कुछ मनुष्य ईमानदार हैं, ये दोनों जो प्रकार के तर्क वाक्य हैं इनमें व्याघात संबंध है। अब अगर हम बात करें विपरीत संबंध की, जैसा कि मैंने कहा कि गुण में भिन्न 2 सर्वव्यापी तर्क वाक्य। गुण में भिन्न 2 सर्वव्यापी तर्क वाक्य कौन कौन से हुए? ए और ई। सर्वव्यापी तर्क वाक्य तो 2 ही है ना, ए और ई, और गुण में दोनों भिन्न है, एक भावात्मक है और एक निषेधात्मक है। तो इसमें अगर आप एग्जाम्पल रखकर समझने का प्रयास करें तो जैसे इनका कहने का अभिप्राय है कि सभी मनुष्य ईमानदार हैं और कोई मनुष्य ईमानदार नहीं है। इन दोनों में विपरीत या कंट्ररी संबंध है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों तर्क वाक्य एक साथ सत्य हो जाएं, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि ये दोनों एक साथ असत्य हो, है ना। तो ये बात। इसके अलावा अगर हम उपविपरीत संबंध की बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि गुण में भिन्न 2 अंशव्यापी तर्क वाक्य। अंशव्यापी तर्क वाक्य 2 हैं, आप जानते हैं, आई और ओ, लेकिन वो है गुण में भिन्न। आई जो है वो भावात्मक है, अफर्मेटिव है, जबकि ओ जो है वो निषेधात्मक है, नेगेटिव है। इन दोनों में उपविपरीत संबंध होता है। ये जो उपविपरीत संबंध है, सब कंट्ररी, इसमें विपरीत संबंध से अंतर सिर्फ इतना है कि जहां विपरीत में एक साथ सत्य नहीं हो सकते लेकिन एक साथ असत्य हो सकते हैं, वहां उपविपरीत में एक साथ असत्य नहीं हो सकते लेकिन एक साथ सत्य हो सकते हैं। अब अगर आप एग्जाम्पल रख के समझने का प्रयास करें तो आई टाइप का हुआ कि कुछ मनुष्य ईमानदार हैं, और ओ टाइप का हुआ कि कुछ मनुष्य ईमानदार नहीं है। क्या ये संभव है कि ये दोनों तर्क वाक्य एक साथ असत्य हों? एक बात तो सत्य होगी ना कि कुछ मनुष्य ईमानदार हैं, या फिर ये सत्य हो सकता है कि कुछ मनुष्य ईमानदार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये दोनों असत्य हों? तो इसलिए इन दोनों में उपविपरीत संबंध है। और फिर आखिर में जो मैंने आपको कहा कि जो एक ही उद्देश्य विधेय वाले हैं, लेकिन जो गुण की दृष्टि से जो है वो समान है, लेकिन परिमाण की दृष्टि से, क्वालिटी में तो सेम है, लेकिन क्वांटिटी में जो 2 भिन्न तर्क वाक्य हैं, कौन कौन से हुए? ए और आई। ए जो है वो सर्वव्यापी भावात्मक है, जबकि आई जो है वो अंशव्यापी अंशव्यापी भावात्मक है। दोनों ही भावात्मक, ए और आई जो तर्क वाक्य हैं दोनों ही भावात्मक है। ऐसे ई और ओ तर्क वाक्य दोनों ही भावात्मक है। अंतर जो है वो दोनों में
वो परिमाण की दृष्टि से है। जहां A जो है वो सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल है, वहां I जो है वो पर्टिकुलर है। जहां E जो है वो सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल है, वहां पर जो O है वो अंशव्यापी है। तो ये जो A और I है, इसी प्रकार जो E और O है, इनमें उपाश्रण का संबंध है, जिसका अर्थ है कि अगर A सत्य है तो I तो डेफिनेटली सत्य होगा ही। जब आप कहते हैं कि सभी मनुष्य ईमानदार हैं, तो आप इससे ये निष्कर्ष आराम से निकाल सकते हैं कि कुछ मनुष्य ईमानदार हैं। जब सभी आपने कह दिया कि मनुष्य ईमानदार है, तो उसमें कुछ तो शामिल ही है, उसमें सम्मिलित ही है। ऐसे जब आप कहते हैं कि कोई मनुष्य ईमानदार नहीं है, तो उससे आप ये निष्कर्ष आराम से निकाल सकते हैं कि ये भी सत्य है कि कुछ मनुष्य ईमानदार नहीं है, क्योंकि जो कुछ होगा वो सभी में तो सम्मिलित है ही। लेकिन क्या आप इसको उल्टा कर सकते हैं? अगर आपको बता दिया जाए कि जो आई टाइप का तर्क वाक्य है, यानी कि कुछ मनुष्य ईमानदार है, ये सत्य है, तो क्या इससे आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि सभी मनुष्य ईमानदार है, ये भी सत्य होगा? नहीं हो सकता। अगर आपको कह दिया जाए कि कुछ मनुष्य ईमानदार नहीं है, यानी कि ओ टाइप का तर्क वाक्य ये सत्य है, तो क्या आप इससे ये इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये भी सत्य है कि कोई मनुष्य ईमानदार नहीं है? नहीं। कहने का अर्थ जो है वो ये है कि जो सर्वव्यापी तर्क वाक्य है, अगर वो सत्य है तो वो अंशव्यापी तर्क वाक्य की सत्यता को अपने में सम्मिलित रखता है। आप सर्वव्यापी से अंशव्यापी की सत्यता में आराम से आ सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन आप अंशव्यापी से सर्वव्यापी की सत्यता को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो यानी कि अगर सभी मनुष्य ईमानदार हैं तो डेफिनेटली कुछ मनुष्य ईमानदार हैं, ये भी सत्य होगा। अगर कोई भी मनुष्य ईमानदार नहीं है, ये सत्य है, तो निश्चित रूप से कुछ मनुष्य ईमानदार नहीं है, ये भी सत्य होगा। लेकिन इसका विपरीत नहीं हो सकता, हम इसके विपरीत निष्कर्ष पे नहीं आ सकते। तो ये था परंपरागत विरोध वर्ग, ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। आगे की वीडियो पर हम इसमें और थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।